नमस्ते। आज हम आधुनिक भारतीय इतिहास के एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं, गवर्नर जनरल और वाइसराय। जी। ये विषय प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत जरूरी है। तो आज हम कुछ बहुविकल्पीय प्रश्नों के माध्यम से इस टॉपिक को समझेंगे। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शंस है ए लॉर्ड क्लाइव, बी वॉरेन हेस्टिंग्स, सी लॉर्ड कॉर्नवालिस या डी विलियम बेंटिंक। ये सभी नाम बहुत महत्वपूर्ण है इतिहास में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स। अच्छा, तो उन्हें पहला गवर्नर जनरल क्यों माना जाता है? देखिए, 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, उसके बाद हेस्टिंग्स बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बने थे। असल में उन्होंने ही भारत में ब्रिटिश प्रशासनिक सुधारों की नींव रखी थी, कह सकते हैं। समझ गए। चलिए अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। स्थायी बंदोबस्त यानी परमानेंट सेटलमेंट किसके द्वारा लागू किया गया था? एक बहुत ही महत्वपूर्ण नीति थी ये। और विकल्प है ए वॉरेन हेस्टिंग्स, बी लॉर्ड कॉर्नवालिस, सी लॉर्ड वेलेस्ली और डी लॉर्ड डलहौजी। हम्म सोचिए, इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो ये स्थायी बंदोबस्त था क्या असल में? 1793 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा में इसे लागू किया गया और इस व्यवस्था ने जमींदारों को भूमि का स्थायी स्वामी बना दिया था। अच्छा, अब आते हैं तीसरे सवाल पर। सहायक संधि या सब्सिडियरी अलायंस, ये नीति किसने शुरू की? ये भी एक बहुत ही चालाक नीति थी। विकल्प है ए लॉर्ड वेलेस्ली, बी लॉर्ड हेस्टिंग्स, सी लॉर्ड डलहौजी, डी लॉर्ड कैनिंग। जी। सोचिए जरा, इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली। भारतीय राज्यों को ब्रिटिश सेना के संरक्षण में लाया गया और हैदराबाद का निजाम इस संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक था। मतलब एक तरह से राज्यों पर अप्रत्यक्ष कब्जा। बिल्कुल। अगला सवाल सामाजिक सुधार से जुड़ा है। सती प्रथा का उन्मूलन किसके शासनकाल में हुआ? ये एक बहुत बड़ा कदम था। आपके ऑप्शंस है ए लॉर्ड रिपन, बी लॉर्ड बेंटिंक, सी लॉर्ड डलहौजी और डी लॉर्ड कर्जन। सोचिए, क्या हो सकता है सही जवाब? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, लॉर्ड बेंटिंक। लॉर्ड बेंटिंक। जी। राजा राम मोहन रॉय के प्रयासों से 1829 में सती प्रथा को अवैध घोषित कर दिया गया। ये उस सदी के सामाजिक सुधार आंदोलनों की एक बहुत बड़ी जीत थी। सही। अब बात करते हैं आधुनिक भारत की नींव की। भारत में पहली रेल किस गवर्नर जनरल के समय चली? विकल्प हैं ए, लॉर्ड बेंटिंक, बी लॉर्ड डलहौजी, सी लॉर्ड कर्जन या फिर डी लॉर्ड रिपन। सोचिए, क्या हो सकता है इसका सही उत्तर? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी। बिल्कुल से 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच भारत की पहली यात्री ट्रेन चली थी। इसीलिए लॉर्ड डलहौजी को भारतीय रेलवे का जनक भी कहते हैं। अच्छा, डलहौजी से जुड़ा एक और सवाल है। लैब्स की नीति या डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स का संबंध किससे था? एक बहुत ही विवादास्पद नीति थी ये। ऑप्शंस हैं ए शिक्षा सुधार, बी सामाजिक सुधार, सी राज्य विलय या डी सेना सुधार। ये नीति 1857 के विद्रोह का एक बड़ा कारण बनी थी। सोचिए जरा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, राज्य विलय। राज्य विलय, इसका मतलब क्या था? इसमें दत्तक पुत्र यानी गोद लिए हुए बेटे के अधिकार को नहीं माना जाता था और उस राज्य का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में कर लिया जाता था। अच्छा, जैसे झांसी के साथ हुआ था। बिल्कुल, झांसी और सतारा जैसे कई राज्य इसी नीति के तहत मिलाए गए। और जैसा आपने कहा, इसी वजह से 1857 का विद्रोह हुआ। तो अगला सवाल यही है कि 1857 का विद्रोह किसके शासनकाल में हुआ? विकल्प है ए लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड कैनिंग, सी लॉर्ड रिपन, डी लॉर्ड कर्जन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग। जी। ये विद्रोह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के खिलाफ था और इसके बाद ही भारत का शासन सीधे ब्रिटिश ताज के अधीन हो गया था। और यहीं से एक बड़ा बदलाव आता है। तो अगला सवाल है, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वाइसराय कौन था? ऑप्शंस है ए लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड कैनिंग, सी लॉर्ड रिपन या डी लॉर्ड माउंटबेटन। सोचिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग। सही। 1858 के अधिनियम से गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि दी गई
और कैनिंग ने उस कठिन दौर में प्रशासन संभाला था। बिल्कुल। अब आते हैं प्रेस की स्वतंत्रता पर। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने लागू किया? एक कुख्यात कानून था ये। विकल्प है ए लॉर्ड लिटन, बी लॉर्ड रिपन, सी लॉर्ड कर्जन, डी लॉर्ड कैनिंग। सोचिए, क्या हो सकता है सही जवाब? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए लॉर्ड लिटन। जी। 1878 में ये एक्ट भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों को दबाने के लिए लाया गया था। इसे मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी कहा जाता था। ओह, लेकिन इसके बाद एक उदार वाइसरॉय भी आए। तो सवाल है, स्थानीय स्वशासन यानी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का जनक किसे कहा जाता है? ए लॉर्ड रिपन, बी लॉर्ड कर्जन, सी लॉर्ड डलहौजी, डी लॉर्ड मिंटो। सोचिए जरा। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए लॉर्ड रिपन। बिल्कुल। लॉर्ड रिपन ने 1882 में स्थानीय बोर्डों को प्रशासनिक अधिकार दिए थे। उन्हें भारत के सबसे उदारवादी वाइसरायों में से एक माना जाता है। उन्हीं से जुड़ा अगला सवाल, इल्बर्ट बिल विवाद किसके समय हुआ? ये एक बहुत ही रिवीलिंग घटना थी। विकल्प है ए लॉर्ड लिटन, बी लॉर्ड रिपन, सी लॉर्ड कर्जन या डी लॉर्ड मिंटो। सोचिए, इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी लॉर्ड रिपन। जी। 1883 के इस बिल में भारतीय जजों को अंग्रेजों के मुकदमे सुनने का हक दिया गया था, लेकिन अंग्रेजों के भारी विरोध के कारण इसे बदलना पड़ा। समझ गए। अब आते हैं भारतीय राष्ट्रवाद के एक मील के पत्थर पर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके समय हुई? एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। ऑप्शंस हैं ए लॉर्ड लिटन, बी लॉर्ड डफरन, सी लॉर्ड रिपन, डी लॉर्ड मिंटो। सोचिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी लॉर्ड डफरन। बिल्कुल सही। 1885 में एओ ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना की थी और उस समय लॉर्ड डफरिन भारत के वायसराय थे। अगला सवाल जो अक्सर पूछा जाता है, बंगाल का विभाजन किस वाइसरॉय ने किया? इस घटना ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की दिशा ही बदल दी। विकल्प है ए लॉर्ड कर्जन, बी लॉर्ड मिंटो, सी लॉर्ड हार्डिंग, डी लॉर्ड चेम्सफोर्ड। सोचिए, इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन। जी। 1905 में प्रशासनिक असुविधा का बहाना देकर बंगाल को विभाजित किया गया। इसके विरोध में ही पूरे देश में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ। सही कहा। अब बात करते हैं सुधारों की, जो असल में सुधार नहीं थे। मार्ले मिंटो सुधार कब पारित हुए? ये ब्रिटिश बांटो और राज करो नीति का एक बड़ा उदाहरण था। और ऑप्शंस है ए 1905, बी 1909, सी 1919 और डी 1935। सोचिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1909। एकदम सही। इस अधिनियम के द्वारा मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली शुरू की गई। यह लॉर्ड मिंटो और जॉन मार्ले द्वारा लाया गया था। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित हुई? ये भी एक बड़ा प्रतीकात्मक कदम था। विकल्प है ए 1905, बी 1911, सी 1919 और डी 1935। सोचिए, इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1911। जी। लॉर्ड हार्डिंग के समय दिल्ली दरबार में ये ऐतिहासिक घोषणा की गई थी और इसके बाद नई दिल्ली का निर्माण एक शाही राजधानी के रूप में हुआ। सवाल है, भारतीय सिविल सेवा ICS में सुधार किसने किए? आपके ऑप्शंस हैं ए कॉर्नवालिस, बी वेलेस्ली, सी बेंटिंग और डी डलहौजी। सोचिए, इस पर क्या हो सकता है सही जवाब? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए कॉर्नवालिस। अच्छा, इन्हें सिविल सेवा का जनक भी कहा जाता है ना? जी हाँ, कॉर्नवालिस ने ही प्रशासनिक ढांचे में वो सुधार किए जिसने ब्रिटिश प्रशासन की नींव को एक तरह से बहुत मजबूत कर दिया। ठीक है, चलिए अब दूसरे सवाल पर आते हैं। फॉरवर्ड पॉलिसी किससे संबंधित थी? ऑप्शंस है ए लॉर्ड मिंटो, बी लॉर्ड एलनबरो, सी लॉर्ड लिटन या फिर डी लॉर्ड कर्जन। ये नीति मुख्य रूप से अफगानिस्तान से संबंधित थी। इसका उद्देश्य था कि ब्रिटिश प्रभाव को मध्य एशिया तक आगे बढ़ाया जाए। समझ गया। चलिए अगला सवाल। विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किसने लागू किया? आपके सामने ऑप्शंस हैं ए लॉर्ड कर्जन, बी लॉर्ड मिंटो, सी लॉर्ड रिपन और डी लॉर्ड हार्डिंग।
1904 का विश्वविद्यालय अधिनियम, जरा सोचिए। और सही जवाब है ऑप्शन ए, लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन। इनके सुधार तो मतलब काफी विवादास्पद रहे थे। बिल्कुल। इस अधिनियम से विश्वविद्यालयों पर सरकारी नियंत्रण बहुत ज्यादा बढ़ गया था, जिसका भारतीयों ने कड़ा विरोध किया। असल में उनका मकसद शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ते राष्ट्रवाद को रोकना था। सही। अब आते हैं अगले सवाल पर। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कब हुए? और आपके ऑप्शंस हैं ए 1909, बी 1919, सी 1935 या डी 1947। ये तो काफी महत्वपूर्ण सुधार थे। सोचिए इसका सही साल क्या था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1919। 1919। और इसी से प्रांतों में वो द्वैध शासन यानी डायरकी की प्रणाली लागू हुई थी। जी बिल्कुल। और ये सुधार लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल के दौरान लाए गए थे। ठीक है, अब अगला सवाल देखते हैं जो इसी दौर से जुड़ा है। रॉलेट एक्ट कब लागू हुआ? ऑप्शंस हैं ए 1917, बी 1919, सी 1921 और डी 1930। रॉलेट एक्ट, जिसे काला कानून भी कहा गया, इसका साल क्या था? इसका भी सही जवाब है ऑप्शन बी, 1919। अच्छा, मतलब ये भी लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में हुआ? जी। और इसमें बिना मुकदमा चलाए किसी को भी गिरफ्तार करने का प्रावधान था, जिसने नागरिक अधिकारों को लगभग खत्म कर दिया था। बहुत ही दमनकारी कानून था ये। साइमन कमीशन भारत कब आया? साल के ऑप्शंस हैं ए 1919, बी 1927, सी 1930 और डी 1935। साइमन गो बैक के नारे लगे थे, याद कीजिए वो दौर। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 1927। और इस समय वायसराय कौन थे? इस समय लॉर्ड इरविन वायसराय थे और इसके विरोध का सबसे बड़ा कारण ये था कि इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। सही। अब अगला सवाल लॉर्ड इरविन से ही जुड़ा है। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? ऑप्शंस हैं ए 1927, बी 1930, सी 1931 या डी 1935। गांधी इरविन पैक्ट, ये एक ऐतिहासिक समझौता था। जी। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1931। और ये सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान हुआ था, है ना? बिल्कुल। ये उस आंदोलन के दौरान एक बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक समझौता था, जो वायसराय लॉर्ड इरविन और गांधी जी के बीच हुआ। ठीक है, हमारा अगला सवाल है, पूना पैक्ट कब हुआ? आपके ऑप्शंस हैं ए 1930, बी 1932, सी 1935 और डी 1942। पूना पैक्ट गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच हुआ था ये। और इसका सही साल है ऑप्शन बी, 1932। और इस समय वायसराय बदल चुके थे। जी। इस समय लॉर्ड विलिंगडन का कार्यकाल था। ये समझौता दलित वर्गों के प्रतिनिधित्व के सवाल पर हुआ था। समझ गया। द्वितीय विश्व युद्ध में भारत की भागीदारी की घोषणा किसने की? ऑप्शंस हैं ए लॉर्ड इरविन, बी लॉर्ड विलिंगडन, सी लॉर्ड लिनलिथगो और डी लॉर्ड वेवल। ये एक बहुत बड़ा और एक तरफा फैसला था। सोचिए, ये किसने किया होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, लॉर्ड लिनलिथगो। और ये घोषणा 1939 में हुई थी। जी हाँ, कि ये घोषणा बिना किसी भारतीय नेता की सहमति के की गई थी। इसी के विरोध में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया था। सही है। अब अगला सवाल भी इसी दौर से जुड़ा है। भारत छोड़ो आंदोलन किसके समय हुआ? ऑप्शंस हैं ए लॉर्ड लिनलिथगो, बी लॉर्ड वेवेल, सी लॉर्ड माउंटबेटन और डी लॉर्ड इरविन। 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, लॉर्ड लिनलिथगो। मतलब लिनलिथगो के कार्यकाल में ही द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ और भारत छोड़ो आंदोलन भी। जी बिल्कुल। और वायसराय लिनलिथगो ने इस व्यापक जन आंदोलन को बहुत सख्ती से कुचलने की कोशिश भी की थी। अगला सवाल है, शिमला सम्मेलन 1945 किसके समय हुआ? ऑप्शंस हैं ए लॉर्ड लिनलिथगो, बी लॉर्ड वेवेल, सी लॉर्ड माउंटबेटन या डी लॉर्ड इरविन। 1945 का शिमला सम्मेलन। सही जवाब है ऑप्शन बी, लॉर्ड वेवेल। और इस सम्मेलन का मकसद क्या था? इसका मकसद सत्ता हस्तांतरण और वायसराय की परिषद के पुनर्गठन पर चर्चा करना था। हालांकि ये सम्मेलन सफल नहीं हो सका था। कैबिनेट मिशन भारत कब आया? ऑप्शंस हैं ए 1942, बी 1945, सी 1946 और डी 1947। कैबिनेट मिशन ये आजादी से ठीक पहले आया था।
इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 1946। और इस समय भी वायसराय लॉर्ड वेवल ही थे। जी हाँ, ये मिशन भी लॉर्ड वेवल के समय आया और इसका उद्देश्य सत्ता हस्तांतरण की एक योजना बनाना था। इसी के आधार पर संविधान सभा का गठन भी हुआ। बिल्कुल। अब हम आखिरी दौर के सवालों पर हैं। भारत का अंतिम वायसराय कौन था? आपके ऑप्शंस हैं ए लॉर्ड वेवल, बी लॉर्ड माउंटबैटन, सी लॉर्ड लिनलिथगो और डी लॉर्ड कर्जन। भारत के अंतिम वायसराय, ये तो काफी सीधा सवाल है। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी लॉर्ड माउंटबैटन। इन्हीं के कार्यकाल में भारत को 1947 में स्वतंत्रता मिली। जी, माउंटबैटन को खास तौर पर ब्रिटिश भारत के विघटन और सत्ता सौंपने की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए ही भेजा गया था। और अब आज का आखिरी सवाल, ये थोड़ा पेचीदा हो सकता है, ध्यान से सुनिएगा। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शंस है ए लॉर्ड माउंटबैटन, बी सी राजगोपालाचारी, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डी जवाहरलाल नेहरू। सवाल है स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए लॉर्ड माउंटबैटन। कई लोग यहाँ कंफ्यूज होकर सी राजगोपालाचारी सोच सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन 15 अगस्त 1947 को लॉर्ड माउंटबैटन ही स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल बने थे। सी राजगोपालाचारी उनके बाद पहले और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल बने। बहुत बढ़िया। तो आज के लिए बस इतना ही।